जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं सुदर्शन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दर्शन क्लासेस विद शिव में। यूपी, जैसा कि मैंने बताया था, यूपी ट्रिपल एस सी पेट की मैंने क्लासेस स्टार्ट करी थी, जिसमें भारतीय इतिहास मैंने पढ़ाना शुरू किया था और अभी तक 5 क्लासेस हो गई थी। ये 6ठी क्लास है। 15 और 16 तारीख को पेट का एग्ज़ाम्स लगा हुआ है। तब तक जितना हो सकेगा उतना मैं मैटर आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। हमारी वीडियो ज़रूर देख करके जाइएगा, ज़रूर इससे आप लोगों को परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो अगला टॉपिक था मौर्य वंश। मौर्य वंश में कुल 10 शासक हुए, लेकिन हमको केवल अपने पेट के सिलेबस के अनुसार अशोक को ही पढ़ना है और अशोक से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने हैं वो मैं लेके आप लोगों के सामने आया हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट की जाए। देखेंगे पहला क्वेश्चन, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं। जो मौर्य वंश का संस्थापक है वो कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। ये पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको शामिल कर लिया इसमें। तो मौर्य वंश का जो संस्थापक है वो किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। आगे देखेंगे, घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी, किसको हराने में? घनानंद को हराने में। और चाणक्य की जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम क्या है? अर्थशास्त्र। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरूर याद रखिएगा कि चाणक्य की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? तो चाणक्य की है। और चाणक्य चड़क के पुत्र थे, इसीलिए इनका नाम चाणक्य पड़ गया। इनका अन्य नाम विष्णुगुप्त भी है। आगे देखेंगे प्रश्न, बिंदुसार के बाद अशोक मगध की गद्दी पर बैठा। अशोक जो है किसका उत्तराधिकारी था? बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। तो बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक मगध की गद्दी पर बैठे, राजा बने अशोक। गद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। जो अशोक थे वो जब गद्दी पर बैठे मगध की, उस समय वो अवंती के राज्यपाल भी थे। आगे देखेंगे, भ्रावु अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। आप लोगों को पता होगा कि अशोक शिलालेख के लिए भारत में बहुत प्रसिद्ध हैं। जो भ्रावु अभिलेख है उसमें अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। आगे देखेंगे, उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अगर ये प्रश्न बनता है कि अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी, तो उसका नाम था उपगुप्त, जो कि एक बौद्ध भिक्षु था। तो उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। आगे देखेंगे, कल्हड़ की पुस्तक रासतरंगिणी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें इस वीडियो में आप लोगों को 2 पुस्तकों के नाम देखने को मिले हैं। एक तो अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक थी? चाणक्य की। और दूसरी पुस्तक है राजतरंगिणी, ये किसकी पुस्तक है? कल्हड़ की। तो कल्हड़ की पुस्तक राजतरंगिणी से पता चलता है कि अशोक शैव धर्म का उपासक था। पहले जो है बौद्ध धर्म को अपनाने से पहले अशोक शैव धर्म का उपासक था। ये जानकारी हमको कल्हड़ की पुस्तक राजतरंगिणी से मिलती है। राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास वर्णित है। आप लोग याद रखिएगा कि कल्हड़ की पुस्तक राजतरंगिणी बहुत एग्जाम में पूछी जाती है। अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? चाणक्य की, ये भी बहुत पूछी जाती है। ये दोनों जो है पुस्तकों को आप नोट कर लीजिएगा और याद रखिएगा। और अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। आगे देखेंगे, भारत में शिलालेख का प्रचलन सबसे पहले अशोक ने किया। जैसा कि मैंने भी पीछे वीडियो में बताया था कि भारत में अशोक शिलालेख के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं और शिलालेख का प्रचलन भारत में अशोक ने ही किया था। सबसे पहले शिलालेख प्रारंभ किसने किया? शिलालेख क्या होता है? शिला माने पत्थर और लेख माने लिखा हुआ, कुछ लिखा हुआ। तो पत्थरों पर लिखने की परंपरा अशोक ने जो है भारत में सबसे पहले चलाई थी। आगे देखेंगे, अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। अशोक के जो अभिलेख हैं उनको 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख
तीसरा गुहालेख। शिलालेख क्या होता है? पत्थर पर लिखना। स्तंभ लेख क्या होता है? किसी खंभे पर लिखा जाए जब, तो इसे स्तंभ लेख कहते हैं। गुहालेख वो होता है, गुहा मीन्स गुफा, किसी गुफा में कुछ वर्णन पत्थर पर लिख दिया जाए, वो गुहालेख होता है। आई होप आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। आगे देखेंगे, अशोक के शिलालेखों की कुल संख्या 14 है। अशोक के कितने शिलालेख प्राप्त हुए हैं? अभी तक 14 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। और अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या, ये देखो गलत टाइपिंग हो गई है, लेख है यहाँ पर, स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। स्तंभ लेख कितने हैं? 7। शिलालेख कितने हैं? 14। याद रखिएगा इनको। अशोक के कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का जो कौशाम्बी का अभिलेख है उसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। आगे देखेंगे, अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अगर ये प्रश्न बने कि कौन सा अभिलेख सबसे लंबा है, तो याद रखिएगा अशोक का जो 7वां अभिलेख है वो सबसे लंबा है। एक है प्रयाग स्तंभ लेख, यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया था। ये बात भी आप याद रखिएगा कि जो प्रयाग स्तंभ लेख था यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया था। इलाहाबाद जो कि उसका पहले नाम था, अब उसका नाम प्रयागराज हो गया है। तो ये बात याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी लाभ हो सके। आने वाले पेट एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर सकें। आपको यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दें और हमारे चैनल दर्शन क्लासेस विद शिव को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और अपने माता पिता, जवानों तथा अन्नदाता का सम्मान करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।